तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। और G7 को इस चीज का पता है, G7 इन चीजों को जानता है। जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली। तो नमस्ते व्यूअर्स, जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। G7 समिट का एक और मेजर जो कंपोनेंट था वो सी पैक के मुकाबले में जो इनका अपना पहले अमेरिकन और दूसरे एलाइज का जो एक उसका काउंटर इन्होंने किया था, उसको वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसको भी अगली फेज पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर द सी पैक। तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 2,80,000 रुपए का मकरूज होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 66,565 अरब हो चुका है। G7 को नरेंद्र मोदी की क्यों जरूरत है? G7 को इंडिया की क्यों जरूरत है? G7 को इंडिया की जरूरत इसलिए है कि वेस्ट को इंडिया की जरूरत है। G7 को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत इसलिए है क्योंकि वेस्ट को नरेंद्र मोदी साहब की जरूरत है। वेस्ट को, इंडिया को जरूरत है इंडियन इकोनॉमी की, वेस्ट को जरूरत है बिजनेस की। तो इस वक्त पूरी दुनिया में बिजनेस मार्केट में जो कंट्री सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है और सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से स्पीडीली आगे जा रहा है, जिसको कि हम आपको खबरें बता रहे कि पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जो कंट्री इस वक्त स्पीडीली सबसे ज्यादा आगे है, तो उसकी जरूरत अगर वहां पे नहीं होगी तो किसकी जरूरत होगी, मुझे बताइए जरा। और फिर ये मोस्ट पॉपुलस नेशन, सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री, और फिर ये कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो इंडिया और नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं होंगे तो कौन होगा भाई? शहबाज शरीफ साहब होंगे या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिनको बुलाया ही नहीं गया। अब ये जो सवाल मैं उठा रही हूँ कि उनको बुलाया नहीं गया, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कहूंगी कि क्योंकि सिर्फ कंपैरिजन करते हुए मैं ये कह रही हूँ कि जनाब उनको भी नहीं, वो इसलिए कि जॉर्जिया मेलोनी ने जिनको इनवाइट किया है, जो और कंट्रीज जो कि मेंबर्स नहीं है, G7 कंट्रीज मेंबर तो बहुत कम है ना, 11 से ज्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जिनको वहां पर बुलाया गया। इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 10-11 डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें। तो अगर वो इटली G7 समिट में डेवलपिंग कंट्रीज को बुला रहा है, तो उसमें तो पाकिस्तान को भी बुलाया जा सकता था। पाकिस्तान हो सकता था उसके अंदर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला लिया जाता। कोई नहीं बुलाता, चले यहाँ पर तो डेवलपिंग, वैसे तो बहुत सारे समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस ऐसे होती हैं, लेकिन वो इंडिया में होती रही। देखिए G20 की जो धूम रही ना, मैं आपको एक बात बता दूं, G20 की समिट का स्टैंडर्ड इंडिया ने जो सेट कर दिया है, अब जितनी समिट्स होती हैं उनको उस लेवल पर जाकर करवानी पड़ती है। भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूं कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकोनॉमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकोनॉमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भारत हैज रिजन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू द टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब, मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने। 120 ताइवानीज कंपनियां जो है वर्किंग इन इंडिया राइट, और सेमी कंडक्टर जितना ताइवान उस पे उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। मैं तो जब देखता हूँ कि इंडिया और बाकी ममालिक कितना सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में डिस्कशंस हो रही हैं, मुस्तकबिल की बात हो रही है। अभी नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, वहां पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब तार साहब, ये हमारा जो डिस्कोर्स है ये तो तबाही की तरफ है। अगर हम यहाँ अफगानिस्तान की बात करते हैं या हम बात करते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्द आ गए हैं, ये आपको लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 3 पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगले 5 साल में आपको एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। तार साहब, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी व्हिच विल
halt the foreign investment in the future. तो ये तो कोई अच्छी पिक्चर नहीं बन रही कि हमारे नेबर में तरक्कियां हो रही हों और हम एक दूसरे के हथी पे हैं। एक तरफ अगर आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, तो वो कैसे इंगेज करना है? तो वो समझते हैं कि इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाया जाए। जितना ज्यादा हम इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, उतना ज्यादा हम लॉन्ग टर्म ताल्लुक इंडिया के साथ डेवलप कर सकते हैं। कई लोगों का तो कहना यह है ना कि क्या करना है, क्यों इंडिया चाहता है इस तरह, क्यों यूरोप चाहता है? भाई यूरोप और अमेरिका को समझ है कि उस खित्ते के अंदर अगर डेमोक्रेसी के हवाले से देखा जाए तो अगर आपको याद होगा कि मगरब ये कहता है कि इंडिया इज आवर फेलो डेमोक्रेसी, 1 पॉइंट। फिर वो कहते हैं जी इंडिया के साथ तो हमारे जो हैं वो कल्चरल ताल्लुकात हैं, कोई कहता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। असल में मसला क्या है? असल में मसला ये है, सबको पता है कि इंडिया के पास अब पैसे हैं, इंडिया की इकोनॉमी तगड़ी हो गई है, इंडिया के साथ पास बिजनेस मिलेगा, कंज्यूमर मार्केट है। वो जाते हैं, वो इटली के हेलीकॉप्टर खरीदते हैं इंडियंस, फ्रांस जाते हैं राफेल खरीदते हैं, अमेरिका जाते हैं ड्रोन खरीदते हैं। तो सारे के सारे जो ममालिक हैं उनको तो इस चीज का पता है कि दैट्स हाउ वी हैव टू गेट अ सपोर्ट ऑफ इंडिया से मदद लेनी है हमने। सबसे बड़ी बात यह है इंडिया इस मोमेंट के ऊपर इंडिया एक तरफ से एक एज ए शील्ड खड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वेस्ट थिंग, और वो शील्ड ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। और इंडिया कहता है जी हम डेमोक्रेसी, हम अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हैं, हम जो चाइना की बात है उसके वो चाइना के खिलाफ हैं, सो हम तो वो अथॉरिटेरियनिज्म के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंडिया सेज। हमें तो हजार बात है, हमारा तो लेना देने कोई नहीं है, ठीक है, हमें तो कोई पूछते ही नहीं है। हम तो G20 क्या हम G20 का हिस्सा बन सकते हैं?